हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आय तथा रोजगार का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको समझाया था समग्र मांग के बारे में, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर आय रोजगार का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताऊंगा आपको समग्र पूर्ति के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसकी समग्र पूर्ति की डेफिनेशन, इसके ऊपर कुछ नोट्स है और इसके बारे में जितनी तालिका जो बनेगी, जो रेखा चित्र बनेगा, सारी चीजें आज की क्लास में समझाऊंगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक हमारा समग्र पूर्ति। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं समग्र पूर्ति का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से समझना सारे बच्चे। देखो, जब हम 11वीं क्लास में थे तो हमने वहां पर व्यक्तिगत पूर्ति पढ़ा था। व्यक्तिगत पूर्ति का मतलब एक उत्पादक एक समय विशेष में जितना वस्तु और सेवाओं को मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है, वो था हमारा व्यक्तिगत पूर्ति। इसी तरीके से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, वो जितनी भी वस्तु और सेवाओं को एक विशेष समय में बेचने के लिए तैयार है, वो हमारी बन जाती है समग्र पूर्ति। अब ध्यान से समझना, समग्र पूर्ति से अभिप्राय वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। वस्तु और सेवाएं याद रखना है, समग्र पूर्ति में दोनों आती है, चाहे वस्तु भी आती है और सेवाएं भी आती है, जिसे एक अर्थव्यवस्था में एक दी हुई समय अवधि में सभी उत्पादक, ये बात भी याद रखनी है कि सभी उत्पादक पूर्ति करने के लिए तैयार है। तो क्या पढ़ा कि समग्र पूर्ति के अंदर हम वस्तु और सेवाओं को शामिल करते हैं, कुछ वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल करते हैं, जिसे एक अर्थव्यवस्था एक दी हुई समय अवधि में सभी उत्पादक करने के लिए तैयार है, यानी कि सभी उत्पादक पूर्ति करने के लिए तैयार है। सेकंड नंबर पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि समग्र पूर्ति, एएस से हम इसे डिनोट करते हैं, समग्र पूर्ति को हम एएस से डिनोट करते हैं। तो समग्र पूर्ति हमारे देश में आय के बराबर होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो अब समझना है, हमारे देश के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, वो जितनी वस्तु और सेवाओं को बेचते हैं, उसी से क्या होता है, हमारे देश में आय जनरेट होती है, यानी कि आय पैदा होती है। तो सिंपल ऐसे भी बोला जाता है कि देश के अंदर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उतने ही बराबर हमारे देश के अंदर क्या होगा, हमारे देश में राष्ट्रीय आय पैदा होगी। तो याद रखना है कि हमेशा समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। अगले नंबर पे है समग्र पूर्ति के घटक। समग्र पूर्ति के दो घटक होते हैं। देखो, समग्र पूर्ति को हम लोग आय से भी दर्शाते हैं, इसलिए वाई, आय को वाई से दर्शाते हैं। तो वाई बराबर एएस। समग्र पूर्ति के दो घटक होते हैं, या तो उपभोग और या फिर बोल सकते हैं बचत। अब समझो, देखो समग्र पूर्ति क्योंकि आय के बराबर है, तो आप ऐसे समझ लो कि भाई आय के दो भाग होते हैं। जितना भी पैसा अर्थव्यवस्था में कमाया जाता है, उसके दो भाग होते हैं, या तो हम उसका उपभोग कर लेते हैं या फिर हम उसकी बचत कर लेते हैं। मैं सिंपल बोलता हूं कि मैं भी जितने पैसे कमाता हूँगा, उसमें से कुछ पैसे तो खर्च कर देता हूँगा और कुछ पैसे क्या कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ। तो यही हमारी अर्थव्यवस्था का हाल भी है। जितना पैसा कमाया जाता है, उसमें से कुछ पैसा उपभोग कर लिया जाता है और कुछ पैसा क्या कर लिया जाता है, बचत कर लिया जाता है। तो समग्र पूर्ति के दो घटक होते हैं, एक होता है उपभोग और एक होता है बचत। तो याद रखेंगे समग्र पूर्ति के दो घटक, एक उपभोग और एक बचत। तो बच्चों, हमने समग्र पूर्ति का अर्थ अच्छी तरीके से समझ लिया, समग्र पूर्ति से जुड़ी हुई कुछ बातें समझी, समग्र पूर्ति के घटक भी हमने समझ लिए। तो अब अगले नंबर पे हमको समझना है समग्र पूर्ति की तालिका कैसे बनती है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले लिखा हुआ है वाई, फिर वाई का मतलब हमने आय को दर्शाया, उपभोग को हमने यहाँ पे सी से दर्शा दिया और बचत को एस से दर्शाया, और फिर हमने इन दोनों से मिलकर सी और एस से मिलकर क्या बनता है, हमारा समग्र पूर्ति बनता है। सबसे पहले हम आय को देखें तो आय का स्तर मैंने 0 से स्टार्ट करा। ये सारे रुपीस करोड़ के अंदर हैं, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो ये 0 से स्टार्ट करके मैंने इनकम को एक स्टेबल रेट से क्या करते हुए चलाऊं, बढ़ाते हुए चलाऊं, फिर 600 तक मैंने इनकम को यहाँ पर बढ़ाया। आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भी इसे कर सकते हो। उसके बाद हम उपभोग की बात करते हैं। देखो, उपभोग जब 0 स्तर पर भी हमारा कुछ उपभोग हो रहा है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में आय कुछ भी ना हो और उपभोग हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग। और स्वायत्त उपभोग को हम सी बार से बच्चों दर्शाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर इनकम है, तो फिर हमारा उपभोग थोड़ा सा और बढ़ गया। अभी भी हम देखें तो उपभोग ज्यादा है और आय हमारी कम है। फिर एक ऐसा समय आया जहां पर उपभोग और आय दोनों बराबर हो गई। फिर उसके बाद आय बढ़ता गया, लेकिन उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन उपभोग क्या है, आय से कम है। तो ये 3 स्टेज है, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके नंबर ले सकते हैं। अब आते हैं हम बचत के ऊपर। बच्चों, जब भी हम स्वायत्त उपभोग करते हैं, देखो स्वायत्त उपभोग यहाँ पर 40 स्वायत्त उपभोग है
और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 20 स्वायत्त उपभोग है, क्योंकि आय से ज्यादा उपभोग है तो यहाँ पर भी 20 स्वायत्त उपभोग है। याद रखना है सारे बच्चों को, जब भी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर स्वायत्त उपभोग किया जाता है यानी कि आय कम होती है और उपभोग ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लोग पैसा कहां से खर्च करते हैं। भाई मान के चलो कि 1 महीने तक मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल घर में बैठा हुआ हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, अपने घर के लिए राशन ला रहा हूं, अपने घर के लिए खाने पीने की चीजें ला रहा हूं, मकान का किराया दे रहा हूं, तो ये पैसे मेरे पास कहां से आ रहे होंगे, ये पैसे मेरे पास आ रहे होंगे बचत से, यानी जो मैंने सेविंग करी है। तो स्वायत्त उपभोग की स्थिति में जो हमारा बचत होता है वो ऋणात्मक होता है, तो यही चीज यहां पर दिखाया जा रहा है। स्वायत्त उपभोग की स्थिति में हमारा बचत कैसा है बच्चों, ऋणात्मक। जहां पर आय और उपभोग बराबर हो जाते हैं वहां पर बचत कुछ भी नहीं होती, जितना कमाया उतना मैंने खर्च कर दिया, तो बचत हमारे को कुछ भी यहां पर नहीं हो पा रही है। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे बचत को, जितना कमाया 300 कमाया, 280 खर्च करा, 20 रुपए की बचत। इस तरीके से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा बचत आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है एग्रीगेट सप्लाई का, समग्र पूर्ति का फॉर्मूला है C+S। ये रहा हमारा C। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है कि भाई एक तो आप ले लो, शुरू में आप ले लो जो हमारा आय है उससे आगे ले लो, उसके बाद धीरे धीरे करके उपभोग को बढ़ाते हुए चले जाओ और आय को भी बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है, लेकिन उपभोग को थोड़ा कम रखना है, बस ये बात हमारे को ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बचत को देखें तो बचत क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है बच्चों बचत भी धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इन दोनों का सम करेंगे, 40 माइनस 40 देखो 0 आ गया, प्लस माइनस कट गया। 120 में हम -20 प्लस कर रहे हैं, 100 आ गया। 200 में 0 जमा करा, 200 आ गया। 280 में 20 जमा करा, 300 आ गया। 360 में 40 जमा करा, 400 आ गया। इस तरीके से हमने एग्रीगेट सप्लाई निकाल लिया। तो आपको इसी तरीके से अपना जो तालिका अगर एग्जाम में आ जाता है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। आय बढ़ने पर हमारी बचत बढ़ने लग जाती है और आय बढ़ने पर हमारा उपभोग भी बढ़ने लग जाता है और इन दोनों को जोड़कर हमारी समग्र पूर्ति आती है। अब आते हैं हम इसके डायग्राम पे। बच्चों याद रखना है समग्र पूर्ति का जो कर्व होता है वो 45 डिग्री का होता है। कैसा होता है, 45 डिग्री का होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आय में और हमारी समग्र पूर्ति में कैसा संबंध होता है, बिल्कुल बराबर। यानी कि आय जितनी बढ़ेगी, मान लो अगर अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की आय बढ़ी तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की समग्र पूर्ति भी बढ़ी, क्योंकि जितना हमारे उत्पादक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी समग्र पूर्ति करेंगे वस्तु और सेवाओं की, उनकी आय भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आय और उपभोग में बिल्कुल एक समान संबंध होता है, इसलिए ये रेखा कैसे बनती है, 45 डिग्री की। यानी आय जितनी बढ़ेगी उतनी ही हमारी समग्र पूर्ति भी बढ़ेगी। तो याद रखेंगे कि समग्र पूर्ति वक्र जो होता है वो 45 डिग्री की रेखा होती है। अगले नंबर पे यहां लिखा हुआ, इसके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी बात लिखिए। समग्र पूर्ति वक्र को 45 डिग्री पर बनी रेखा के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि 45 डिग्री पर बनी रेखा प्रत्येक बिंदु x अक्ष और y अक्ष को समान दूरी पर होता है। कह रहा है कि जो 45 डिग्री है वो अगर देखा जाए तो इस पूरे 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें आधा आय और आधा समग्र पूर्ति, यानी दोनों बिल्कुल बराबर है। जितना आय होता है उतना ही समग्र पूर्ति होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों हमने समझा कि समग्र पूर्ति क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं, इसकी रेखा चित्र, इसकी तालिका कैसे बनती है। तो आज की क्लास के अंदर समग्र पूर्ति का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया। अब मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर।